नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक के दुकान में। आज मैं आपके लिए अतीत से वर्तमान वर्ग 8 की पाठ 3 को लेकर आया हूँ। यह वीडियो उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम पाठ का विश्लेषण करेंगे और इस पाठ के आने वाले पाठ के अंदर मुख्य बातों को जानेंगे। यह पाठ और इसके सारे बिंदु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए आरंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक है तुर्क अफगान शासक। यानी इस पाठ में हम तुर्क अफगान शासन और उसके शासकों के बारे में जानेंगे, उनकी पद्धति के बारे में जानेंगे, उनकी प्रणाली के बारे में जानेंगे, उन्होंने किस किस तरह से यहाँ डोमिनेट किया उस बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार और वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे। यहां दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। और यह कब की बात है? यह 950 वर्ष पहले, आज से 950 वर्ष पहले। अब यह देखना है कि तब किस तरह की व्यवस्था बननी शुरू हुई थी। तो आइए देखते हैं इसको क्या कैसे है। अब 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। कब? जब तुर्कों ने यहाँ अपने सल्तनत की स्थापना जब की, तब से ये दिल्ली जो है वो शासन का केंद्र हो गया। उससे पहले 950 वर्ष के पहले क्या होता था? तोमर राजपूत वंश के राजा थे, उनका शासन काल था और दिल्ली नगर का एक व्यापार और वाणिज्य का केंद्र हुआ करता था, न कि राज्य और शासन और प्रशासन का कार्य हुआ था। अब आइए देखते हैं। लगभग 300 वर्षों से अधिक समय तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ये कौन कौन से राजवंश से हम आगे देखते हैं। यहां नीचे दिखा गया है, 5 राजवंशों की सूची दी गई है नीचे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो ये 5 राजवंश जो थे वो कौन कौन से, आइए जरा इसको देखते हैं। वो थे, आपको यहां से शुरू होता है। तुर्क जो शासन था ये यहां से शुरू होता है। ये प्रारंभिक तुर्क शासक जो थे यहां से शुरू होता है। फिर आपको दूसरा जो है खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, और तुगलक वंश के बाद क्या है? सैयद वंश है और लोदी वंश है। ये 5 जो राजवंश हैं, इन्हीं के द्वारा ये पूरा शासन इस दौरान चला गया। अब देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक तुर्क शासक जो थे वो 1206 से 1290 तक रहे। और इसमें कौन कौन से थे? 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक था। उसमें कौन शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी का शासन था। उसके बाद 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का शासन आया। उसके बाद 1236 से लेकर 1240 रजिया का शासन है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद बलबन का शासन 1266 से 1287 तक आया। इसके बारे में हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इसको जानते हैं। और उसके बाद जब 1287 तक आ गया बलबन का शासन, उसके बाद आता है खिलजी वंश। ये बलबन वहाँ एक प्रतापी और उनका प्रमुख राजा था, तो 87 तक उसका कार्यकाल था। उसके बाद छोटे छोटे आए, लेकिन वो महत्वहीन साबित हुए। उसके बाद आया खिलजी वंश क्या था? 1290 से 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर 4 वर्ष ऐसे ही चले। और उसके बाद तुगलक वंश का शासन आ गया और 1320 से 1414 तक इनका शासन रहा, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। और उसके बाद आपको बारी आती है सैयद वंश की, जो 1414 से लेकर 1451 तक। और खिज्र खां जो था इसमें, ये सबसे प्रमुख राजा हुआ 1414 से 1421 तक में। और इसने वहाँ उसके बीच का जो ये 30 साल हुए वो अलग अलग शासकों के हाथ में रहा, जो जिनका प्रमुख योगदान नहीं रहा, इसलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं है। उसके बाद आया लोदी वंश 1451 से 1526 के बीच में था, जिसमें बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, ये 2 प्रमुख
राजा और शासक उसमें हुए। और इन्हीं 5 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से आपको कुछ, एक जो दौर था वो प्रारंभिक जो दौर थे जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन होगा, एक होगा उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद आपको सैयद वंश है, उसके बाद लोदी वंश, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तुर्क शासन की स्थापना। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी, पढ़ा था हमने, नाम के एक तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब, अब ये दोआब क्या है इसको देखेंगे, दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। उसने अपने एक गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपने गोरी के बारे में जाना था कि गोरी ने, चूंकि इसका पंजाब और मुल्तान से लेकर गंगा दोआब के प्रदेशों में अधिकार जमाने में सफलता पाया, और जब पंजाब के क्षेत्र में था तो वहां दिल्ली में और अजमेर का शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जिसके लिए उसको अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उनको हराना जरूरी था। तो उनसे उसने तराइन की युद्ध लड़ी थी, पिछली बार हमने पढ़ा था, और उसके बाद उसने सफलता पाई और आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद जब उसने क्या किया कि उसका एक सेना नायक था, गुलाम सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको गुलाम वंश का एक प्रमुख राजा और प्रमुख शासक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको उसने शासक बनाया था। यहाँ एक शब्द आया था गंगा जमुना दोआब। ये क्या है? गंगा जमुना दोआब जो है वो गंगा एवं जमुना नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, दोआब, ठीक है, जो दो नदियों के बीच की भूमि को, मान लीजिए ये गंगा है और ये जमुना है, तो इसके बीच की ये जो भूमि है ये दोआब है, ठीक है। चलिए, दो नदियों के बीच की भूमि। अब आते हैं आगे। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया, बंदरबाट हुआ वहां, और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध और मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? अल्तमश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अल्तमश में। इसने मध्य एशिया के से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज स्थापित किया। किसने? इल्तुतमिश ने। सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त कर उसके उत्तराधिकारियों में उसने क्या किया? उसको सुल्तान की उपाधि प्राप्त की खलीफा से, ठीक है। अब उसकी उत्तराधिकारी की बात की जाए तो रजिया सुल्तान उसकी उत्तराधिकारी हुई, जो उसकी बेटी थी। एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती थी। वो एकमात्र महिला सुल्तान थी उसमें। कौन? रजिया सुल्तान। वो इल्तुतमिश की बेटी थी, किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ। किसका? रजिया सुल्तान का। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। और देखिए, ये जो जितने शासक हुए ना उस समय, उनको क्या कहा जाता था? इन शासकों को ममूलक कहा जाता था। ममूलक, क्योंकि ये सुल्तानों के गुलाम, यानी ममूलक का मतलब होता है गुलाम के रूप में कार्य करते रहे थे, ठीक है। चूंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। क्लियर हो गया? आइए अब देखिए, 1290 में खिलजी सेनानायक ने ममूलक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाया। अब हमने बलबन तक देख लिया, उसके बाद खिलजी वंश का शासन आया, जैसे हमने पीछे चर्चा किया था। अब 1290 में खिलजी सेनानायक ने ममूलक वंश का अंतिम सुल्तान जो था कैकुबाद, बलबन के बाद कई सारे शासक हुए, जिसमें कैकुबाद एक शासक हुआ, जिसको गद्दी से हटाकर खिलजी ने क्या किया? खिलजी राजवंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ की लड़ाइयों में सफलता पाई। अपने गुलाम, किसके गुलाम? ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था काफूर, मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना दक्षिण भारत भी भेजी। इसमें देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त की। चूंकि दक्षिण भारत में कि ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दी। उसने दक्षिण के राज्यों को तो जीता, लेकिन क्या हुआ? चूंकि वो दिल्ली से बहुत दूर था, तो यहाँ से शासन करना उसके लिए मुश्किल था। तो क्या किया? उनको हरा दिया और उनसे एक वार्षिक कर, एनुअल टैक्स सेट कर दिया, और उनको वहां शासन करने की अनुमति दे दी। यानी भाई तुम हमें साल में इतना कर दो और तुम वहां राज करो।
आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत, अब खिलजी के बाद तुगलक वंश का शासन होगा, आगे इसी में देखते। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में लिया। कौन? जब तुगलक वंश के लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था कि दक्षिण भारत को जब हराया था ना, तो वहाँ के राज्य को अपने नियंत्रण में लिया था, जबकि खिलजियों ने ऐसा नहीं किया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य को उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। परंतु उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था, आइए देखते हैं। अब तालिका जो है, आप तालिका को देख लीजिए। ये तालिका आपको दिया गया है ना, इधर तालिका 1 है। ये तालिका आपको मानचित्रीय है, तालिका इधर पीछे तालिका 1 है। ये सारा, इसमें सारा डिटेल है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में क्लियर होगा वो। आगे देखते हैं। अब देखिए, जब तालिका 1 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर मोहम्मद सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों ने राज किया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि शुरुआत में कुछ गुलाम वंश के लोग थे, उसके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, और तुगलक के बाद कौन लोग हुए? तुगलक के बाद आप सैयद वंश हुए और लोदी वंश हुए। क्लियर? तो यहाँ यही बता रहे हैं 1526 तक क्या हुआ, दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश के राज्यों, इन शासकों का शासन रहा। अब देखिए ये लोग शासन चलाते कैसे थे, आइए देखते हैं उसको। दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति, प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था। किसको? जो दिल्ली सुल्तान के जो अधिकारी होते थे उनको फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, जो सल्तनत काल के मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों और सेनापतियों के रूप में नियुक्त किया था। तुर्क सुल्तानों ने अपने गुलामों को, इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक यानी सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर और वफादार थे। उनके देखिए शासन चलाने का क्या तरीका था। खिलजी और तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते थे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब लोग थे, ये गुलाम थे ये। आइए, खिलजी और तुगलक के लोग भी गुलामों का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे और राजनीतिक पद प्रदान किए थे। क्योंकि गोरी और ये सब लोग जो थे वो लोग गुलामों को ऊंचे पद दिया करते थे, लेकिन खिलजी और तुगलक शासन जो था वो निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। भारतीय मुसलमान, जैन, अफगान, अरबी आदि शामिल थे। खिलजी और तुगलकों ने भारतीय मुसलमान को, हिंदू को, जैन को, अफगान आदि को भी अपने जो शासन प्रशासन में उन्होंने जगह दिया था। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार वर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्कसंगत थी। यह वर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता था। वर्नी जो था ना, वो चूंकि वर्नी एक रचनाकार था, उसने जो है ना ये तुगलक की जो निम्न लोगों को पद देने की बात थी ना, तो उसका वो एक विरोध करने का उसका एक मंशा थी और विरोध वो करता था। आइए देखते हैं। मध्य युगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। वो चूंकि वर्नी जो था वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित था, जिसके बारे में वो सुल्तान की आलोचना करता था। लेकिन ऐसा है नहीं। जो निम्न वर्ग के लोग थे और भारतीय जो लोग थे वो लोग काफ़ी ईमानदार, मेहनती और सक्षम लोग थे। अब देखिए, अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके अधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। अमीर कौन थे? उन्हें शासक प्रशासक चलाने वाले जो होते थे ना, अधिकारी, वो थे। अब होता क्या था, वो जो अमीर थे अपने सुल्तान के प्रति क्या होते थे? वफादार होते थे।
लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी मान लीजिए कि एक राजा आया फिर दूसरा राजा आया, तो वो अपने तो अमीर बदलेगा, क्योंकि वो अपने अपना स्टाफ लाएगा ना। वो कहने की बात, वो अपना स्टाफ लाएगा, तो अब पहले वाले स्टाफ और दूसरे स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट होता था, और कहीं कहीं अमीर इतने मजबूत होते थे वो तो शासक बन गए। यही बात ये कह रहा है। अमीर को यह विश्वास होता था, अमीर यह विश्वास रखते थे अपने में कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार है। आइए आगे देखते हैं। अब केंद्रीय प्रशासन क्या था। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, वो शासन कैसे करते थे। अब हम जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाते थे। आइए देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग विजारत यानी वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व कर वसूलना, किसके, वजीर के। और ये कौन था, वित्त विभाग, जिसको विजारत कहा जाता था। आय व्यय का नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, आक्ता देने की व्यवस्था करना। ये आक्ता को हम करेंगे, एक आक्ता व्यवस्था था, उसको पढ़ेंगे आगे। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे मामलिक, अन्य पदाधिकारी में आरिजे मामलिक। ये आरिजे मामलिक क्या होता है, ये सुल्तान की सेना का प्रबंधक होता था। कौन, आरिजे ममालिक, जिसको हम लोग सुल्तान की सेना के प्रबंधक कह सकते हैं। वकील ए दर, राज परिवार की देखरेख करना। काजी, मुख्य न्यायाधीश, काजी होता था जो मुख्य न्यायाधीश होता है। दीवाने इंसा, राजकीय फरमान जारी करने वाला। बरीदे मुमालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला। ये सब शामिल। एक व्यवस्था आई थी, आक्ता व्यवस्था। ये आक्ता व्यवस्था क्या है हम जानते हैं। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके आक्ता कहलाते थे, मतलब इलाका आक्ता कहलाता था। इसके अधिकारी जो थे वो मुक्ति या वली कहे जाते थे, और इनका दायित्व तो अपने आक्ता में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। और ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। अब बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें कोई भी आक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था। सीधी सी बात है, अगर थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा तो वहाँ वो अब अभी अपना पैर जमाएंगे ही नहीं, पैर जमाएंगे तब तक उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए उनको थोड़े थोड़े समय को दिया जाता था कि ज़्यादा समय तक रहेंगे तो पैर जमा के वहाँ शासन कर लेंगे। यही बात कर रहे हैं कि आक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ताकि उनका पद अनुवांशिक न बन जाए। अब कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक आक्ता से दूसरे आक्ता में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी आक्ताओं में रखे जाते थे, और उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें। यह आक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था। चलिए देखते हैं आगे। अब स्थानीय प्रशासन क्या था वहाँ। स्थानीय प्रशासन समकालीन स्रोतों में सीक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। अब देखिए, सीकदार राजस्व अधिकारी, फौजदार सैनिक अधिकारी, सीक से जुड़े पदाधिकारी होते थे। वे अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करते थे, और साथ ही राजस्व वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। बाद में वह परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। कौन, चौधरी 100 गांव का प्रधान होता था, बाद में यह परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बन गया। कौन, 100 गांवों का जो हिसाब होता था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के प्रमुख अधिकारी खुद मुकदम या पटवारी थे। अब पटवारी क्या होता था, वो लेखा पदाधिकारी होता था। वो एक लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि लगान का लेखा जोखा रखता था, और इस तरह से वो व्यवस्था आगे चलती थी। अब देखिए, कर वसूलने के लिए क्या होता था, वहाँ गांव के बड़े किसान चौधरी के साथ साथ राय, राणा, रणावत आदि भी होते थे। और राज्य कार्य में मोहम्मद बिन तुगलक के समय नित्य नए प्रयोग हुए थे। बहुत सारा प्रयोग इसने किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए, अब मंगोलों से खतरा। अब 1219 में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियाना, उज्बेकिस्तान, ये जो है ना उज्बेकिस्तान के बारे में है। ट्रांसऑक्सियाना किसको, उज्बेकिस्तान को के एक पार्ट को कहा जाता है। ट्रांसऑक्सियाना उज्बेकिस्तान पर हमला किया। वो ये जो ट्रांसऑक्सियाना है ये उज्बेकिस्तान को
कहा जाता था, पर हमला किया। उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। किसको? चंगेज खां के मंगोल सैनिकों के। चूंकि ये चंगेज खां था वो मंगोल था, मंगोलिया का था। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण क्या हुआ था? बढ़ गया था। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी, और इन चुनौतियों का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब सैनिक प्रशासन उनका था। सैनिक प्रशासन दीवाने, और जो सैनिक प्रशासन में सैनिक विभाग था वो दीवाने अर्ज था, और उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? आरिजे मुमालिक था। उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? आरिजे मुमालिक होता था। वो सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण, वेतन देने का कार्य करता था। और दिल्ली के तुर्क सुल्तान ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती और देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए। उसने सैनिकों का हुलिया, पहचान चिन्ह रखने पर जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया था कि घोड़े पर दाग लगाया जाए, ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके से को अपनाकर बार बार एक ही घोड़ा न दिखा सके और निम्न कोटि के घोड़े न रखे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट गांव में भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। किसको? घुड़सवार को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अब प्रारंभिक दौर में तुर्क सुल्तान जो थे क्या थे? घुड़सवारों को भूमि कर वसूलने के लिए दिल्ली के गांवों का व्यवस्था दे देते थे वेतन की जगह। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वेतन देने की शुरुआत की। उसके समय में एक घुड़सवार, किसके? अलाउद्दीन खिलजी को 234 टका प्रति वर्ष वेतन मिलता है। अब आगे टका को समझेंगे कैसे है, कितना को कहा जाता है। जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उसे 78 टका और मिलते थे, यानी 234 के बाद 78 टका। क्यों? क्योंकि उसके पास एक घोड़ा होता था, जो सैनिक अतिरिक्त घोड़ा रखता था। अब देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत सैनिक ताकत पर ही भारत के एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। आइए देखते हैं दिल्ली पर बार बार होने वाले अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण देखते हैं। दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उसे नगद वेतन दिया। कई सारे लेखक जो हैं इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं कि क्या कैसे उसने व्यवस्था की थी। अब देखिए, सुल्तानों ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों और दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमत को भी निर्धारित किया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए। अनाज के लिए मंडी, कपड़े, सराय अदल, घोड़ों, गुलाम और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया। ये बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ थी। ये सारे के सारे देखिए, ये बाजार की सारी व्यवस्था है, किसका कितना दाम होगा, किसका कितना कैसे रहेगा, ये सारी व्यवस्था देखिए। जब इसमें देखिएगा सर चीज़ों की उसने उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी। और ये व्यवस्था आपको जब मंगोल के आक्रमण हो गए तो आदि अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी व्यवस्था की, लगभग पूरी बाजार व्यवस्था, पूरा एक जो सबका की दर व्यवस्था, हर चीज़ की अलग अलग मंडी की व्यवस्था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। और उस दौर में एक जीतल हुआ करता था। बाजार में अनाज की आपूर्ति के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिए गए। बाजार में क्या है, क्या उसमें कर की व्यवस्था थी? भूमि कर की। यही बात है कि बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया गया। आधा। किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों को सरकारी दर पर व्यापारी के हाथ बेचने को मजबूर किया गया। अनाज को गांवों से बाजार तक की जिम्मेदारी बंजारों को दी गई। आधा कर देना होता था जितना उपज था। लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था, ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। बाजार व्यवस्था उसने बड़ी चुस्त दुरुस्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। अब यहाँ एक चीज़ है, जीतल। अब देखिए, 48 जीतल का 1 टका आज की चांदी की 1 रुपये के बराबर, यानी 48 जीतल का 1 टका, एक टका आज के जो चांदी होता है उसके 1 रुपये के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1 मन आज के 15 किलो के ग्राम के बराबर होता है। कितना? 1 मन। उसके बाद में मन की व्यवस्था थी। जीतल की का 1 जो टका था, टका जो था वो जीतल का बनता था, 48 जीतल का बनता था, वो आज के
1 रुपये चांदी के सिक्के के बराबर होता है, ठीक है ना, और 1 मन 15 किलोग्राम के बराबर। अब देखिए कई सारे उसने सुल्तान ने बाजार नियंत्रक, उसने कई जो उपाय किए, अपने उपायों में सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक, शाहना बरीद, खुफिया अधिकारी, मुनिहियान, गुप्तचर की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था। जमाखोरी, चोर बाजारी, कम तोलने पर कठोर दंड, गुप्तचर की व्यवस्था उसने की थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं की क्रय विक्रय की सूचना एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे। ये बहुत सारी उसने अलग अलग व्यवस्था की थी। अब यहाँ कुछ ऐसी भी व्यवस्था की गई जो आपको बाजार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। मान लीजिए कि अगर अकाल पड़ जाता है तो कहाँ से आएगा, तो उसने इसके लिए क्या करा, भंडारण की व्यवस्था उसने सुनिश्चित की थी। और कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से उस चीज़ को डिफाइन किया है। अब भूमि लगान प्राप्त करने का क्या तरीका था उनका? 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में अपना शासन कायम किया तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को प्रचलित रखा। अंतर केवल इतना था कि भूमि की आय पर अधिकार करने वाले लोग बदल गए, बस और कुछ नहीं हुआ। वही है राय राणा, ये सारी चीज़ें लोग आगे, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे किया। आगे उसने कुछ युद्ध भी लड़े, उसके बारे में आइए देख देते हैं। अब देखिए मोहम्मद तुगलक और एक प्रमुख प्रयोगधर्मी शासक था। उसने क्या किया था? उसने किया था कि तुगलक ने कुछ गलतियाँ की थी, जिसमें से एक गलती मानी जाती है उसकी। उसने क्या किया? 1327 में राजधानी परिवर्तन कर दिया। उसने क्या किया? एक तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन इतिहास का एक प्रसिद्ध घटना है, ये प्रयोगधर्मी था। उसने क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली जो राजधानी परिवर्तित किया, वो एक उदाहरण है। उसने क्या किया था? 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था और उसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। और बाद में क्या हुआ? फिर दौलताबाद से दिल्ली उसने राजधानी शिफ्ट किया। यह उसकी एक गलतियों में से माना जाता है। और दूसरा गलती उसका क्या था? खुरासान विजय। तुगलक की एक दूसरी गलती थी खुरासान विजय। अब उसकी गलती थी खुरासान विजय की लालसा। इसके लिए उसने एक बड़ी सेना का गठन किया जिसमें लगभग 4 लाख सैनिक थे। उधर खुरासान और मिस्र में मित्रता हो जाने के बाद खुरासान विजय की लालसा धरी की धरी रह गई। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और उसने क्या किया? तुगलक की वो खुरासान विजय चाहता था तुगलक, और लेकिन जब मिस्र और खुरासान में मित्रता हो गई तो उसकी सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। और इतनी बड़ी सेना को वेतन देना कठिन हो जाने पर सेना को भंग कर दिया गया। अब वे सैनिक क्या करने लगे? लूट मार मचाने लगे। सुल्तान की हालत पतली हो गई और सैनिकों की यह करतूत जनता और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन गया। यह एक बहुत बड़ी सेना थी, 3,70,000 की एक आपको जो सेना को उसने बनाया था। और उसने ट्रांस ऑक्शियान, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है, इसमें चागताई मंगोल शासक तरमसरीन और मुश्किल सुल्तान में दोस्ती की। ठीक है, और यह एक उसकी खुरासान विजय जो है ना, वो उसकी गलतियों में माना जाता है। अब देखिए उसके बाद आता है आपको मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये सिक्के धातु के बने होते थे। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों के नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए थे, और ये सिक्के धातु के बने होते थे। लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के न होकर तांबे जैसी सस्ती धातु के बने होते थे। उसने सिक्के चलाए क्योंकि सिक्के की नकल करना आसान था। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था क्योंकि सिक्के का नकल करना आसान था। लोग नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे और सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर अपने घरों में जमा करने लगे। यह भी एक कुछ गलतियों में से उसकी एक गलती थी। अब कृषि सुधार में भी उसने कुछ काम किए। अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए योजना बनाई। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग नामक नया विभाग बनाया जिसके जिम्मे 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की एक योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी खाली न पड़ी रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि को खेती में के तहत लाना था, उसको में खेती करवानी थी। किसानों को बीज, हल बैल खरीदने और कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया गया। बहुत सारे सुधार मोहम्मद तुगलक ने किया था, परंतु 3 साल तक बंजर भूमि का 1000वां भाग भी खेती के लायक नहीं बनाया जा सका। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था वे इस काम करने के लिए योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद कोई अंश किसानों को मिल पाया था, क्योंकि सब लोग ये अधिकारी उसको बंदर बांट कर लिया था। किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन थे।
अब भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि उस समय भी नहीं था, उस समय भी था। अब देखिए सल्तनत काल में कृषि उत्पादन, उसमें सल्तनत उत्पादन में कृषि उत्पादन क्या होता था? 13वीं और 14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। ठक्कुर फेरू जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का टकसाल का प्रमुख था, करीब 25 फसलों के नाम गिनाता है। खाने वाली फसलों में वो गेहूं, धान, मोटे अनाज, जौ, ज्वार, बाजरा और दलहन में उड़द, मूंग, मसूर का विवरण देता है। नकदी फसल में वो गन्ना, कपास, तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। नील जो उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इलखान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ना की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री माहुयान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब जो थे ना, ये इतिहासकार हैं, उनके द्वारा इन सब की बात होती है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नहरों के लिए जाना जाता था और फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद था। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विकास के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया और उसे ही नहरों के लिए जाना जाता था। तो यही देखते हैं, समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया। उसने जमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास जमुना नदी से मिलती थी। एक नहर सतलज और घग्घर नदी से निकलवाई। बताइए कितना ये बढ़िया काम सिंचाई के लिए किया था। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला था, रजवाह और उलोखानी नामक 2 नहरों से सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे आपको 52 कृषि बस्तियां बस गई और एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया। एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती नहीं होती। यह फिरोज शाह तुगलक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा और सिंचाई के लिए बहुत काम किया। यही है कि सल्तनत काल में आबादी का बड़ा भाग किसानों का था और विभिन्न आकार की भूमि पर सभी किसानों का अधिकार था। किसान खेती के औजार स्वयं रखते थे। साधारणतः किसान जो थे फूस और झोपड़ियों में रहते थे। किसान मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। जो किसान अधिक धन अर्जित करते थे वे धनी लोगों के रहन सहन और तौर तरीके अपनाते थे। ये उस समय की किसान की व्यवस्था थी। अब कुछ दूसरे कुछ छोटे छोटे किसान, टुकड़ा का स्वामी होता था छोटे छोटे भूमि को, उसको क्या कहा जाता? बल्हार किसान होते थे। यह उसमें किसानों की जीवन पद्धति थी। इस प्रकार आपको यह पाठ का एक विवरण था, विश्लेषण था। आप चाहें तो इसको दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। पाठ को आप अपने से विश्लेषण करके बार पूरी तरह से विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। आगे हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर मूल जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अस्मरणीय तथ्य उसको हम लेके आएंगे और पाठगत प्रश्नों को भी लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा।